हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और साथ के साथ अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी को लेकर के बहुत से नोटिस आ रहे हैं जिनसे आपके लिए यानी लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्योंकि कभी आपका जैसे एग्ज़ाम का आता है, कभी जैसे स्टे को लेकर आता है, कभी यानी अलग अलग जैसे सूचनाएं आती रहती हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी 2025 को यानी एग्ज़ाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं वो अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही यानी ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, जिससे क्या है कि आप लगातार अपडेट होते रहेंगे। और साथ के साथ आपको ये बायोलॉजी की, चाहे वो फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, जितनी भी साइंस का पोर्शन है उसकी लगातार नोटिफिकेशन बनती रहेगी। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके रेलवे ग्रुप डी के प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो आप लगातार जुड़े रहें। अब जैसे बात कर लेते पहला प्रश्न, मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम्स उसकी से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए या तो माता से या पिता से, ऑप्शन बी माता से पिता से, या ऑप्शन डी माता पिता दोनों द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका बी माता से। मनुष्य जाति के एक पुरुष को एक्स क्रोमोसोम्स उसकी यानी से प्राप्त होते, तो किससे प्राप्त होते? माता से प्राप्त होते हैं। और आपको बता दें कि जो पुरुष में क्रोमोसोम्स होते हैं वो यानी कुल होते हैं 46, जिसमें आपके 44 होते हैं, 44 यानी महिला और पुरुष में समान होते हैं। और जो आपके एक्स और वाई होते हैं वो पुरुष में यानी ये होते हैं किसमें? पुरुष में। और उसके बाद डबल एक्स ये होते हैं किसमें? तो महिला में। इसमें महिला में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो पुरुष में वो एक्स वाई होते हैं और क्या कहते हैं महिला में डबल एक्स होते हैं, जो आपके यानी 45 और 46 पर जो आते हैं वो ये आपके होते हैं। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें कि यदि पुरुष में जो एक्स क्रोमोसोम, जैसे ये एक्स क्रोमोसोम है, तो ये किसके द्वारा मिला हुआ है? तो माता के द्वारा मिलता है। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और आपको बता दें पुरुष का गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करता है। कौन करता है? जैसे अभी जो जैसे मान लो माता और पिता में एक्स वाई और डबल एक्स हैं, यदि पिता का एक्स और एक्स हो, क्या एक्स पिता का और एक्स माता का, तो ये यहाँ पर लड़की होने के यानी क्या रहेंगे? लड़की होगी। और यदि बाई और एक्स, जैसे बाई पिता का हो और एक्स माता का हो, तो ये क्या होगा? तो ये यानी लड़का यानी होगा। तो ये चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। एक्स बाई और डबल एक्स में ये यानी फ़र्क है, जहाँ पर जैसे लड़का होने के ज़्यादा चांस रहते हैं और यहाँ पर लड़की होने के यानी चांस रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, ऑप्शन नहीं कर सकता है, अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए प्रजातिकरण, ऑप्शन बी परिवर्तन कर, ऑप्शन सी परागण, ऑप्शन डी निषेचन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी परिवर्तन, प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो वो परिवर्तन कर सकता है। क्या कर सकता है? परिवर्तन। और आपको बता दें प्रजातियों परिवर्तन में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, जीवित रहने का यानी लाभ प्रदान कर सकता है। उसके अलावा यानी केवल आनुवांशिक क्रम में
केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। आपको ध्यान दिलाते, प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है, केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी कैंसर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो अब वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए थैलेसीमिया। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा आनुवांशिक विकार है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा थैलेसीमिया रोग है। क्या है? थैलेसीमिया रोग है। और आपको बता दें ये थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है और ये बच्चों को माता पिता से माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रक्त रोग है। क्या है? रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल थैलेसीमिया आनुवांशिक विकार है। आनुवांशिक विकार है। यह तब होता है संतति में तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं। आपको बता दें ये बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलता है। ये एक रक्त रोग है। थैलेसीमिया आनुवांशिक विकार है। यह तब होता है जब उनको यानी संतति में तभी ये प्रवेश करता है और ये यानी जबकि दोनों में यानी ये इसके जनक जीवक वाहक होते हैं। ये आपको यानी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होगा। ऑप्शन ए पिता, ऑप्शन बी माता और पिता, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी माता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए पिता। बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाला वंशानुगत गुणसूत्र निर्धारित होता है तो पिता से होता है। मनुष्य में लैंगिक दुरूपता मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र से होती है। 23वीं गुणसूत्र से होती है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र
कहते हैं। मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का वाई गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? यानी बाई गुणसूत्र जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष में बाई युक्त और एस यानी एक्स युक्त शुक्राणु एक एक अनुपात में बनते हैं। इसमें बाई युक्त शुक्राणु और एक्स एक अनुपात में बनते हैं। आपको बता दें, मनुष्य में लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र से होती है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में संतान के लिंग निर्धारण के लिए अन्य गुणसूत्र जिम्मेदार होते हैं और बाई युक्त यानी शुक्राणु और एक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्रजनन, ऑप्शन बी प्रोटीन के अनुक्रम में परिवर्तन, ऑप्शन सी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन या ऑप्शन डी हार्मोन के एंजाइमों के स्राव। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। तो ये आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीन में यानी जीन निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजनी क्षारों के कारण उत्पन्न यानी परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रतिलिपिकरण, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी विलोपन, ऑप्शन डी प्रविष्ट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी, दैहिक। उत्परिवर्तन म्यूटेशन आनुवांशिक नहीं होता तो दैहिक नहीं होता है। और आपको बता दें डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोपन प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवांशिक होता है। प्रविष्टि के कारण आनुवांशिक होता है। कैसा होता है? आनुवांशिक होता है। जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। आपको ध्यान रखना, डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन विलोपन प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवांशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवांशिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है
तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, कौन सा? तो आपका ऑप्शन सी 46। कितने? यानी 46 गुणसूत्र, यानी दैहिक कोशिका में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो 46 गुणसूत्र विद्यमान होते हैं। और आपको बता दें 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष व महिला में समान होते हैं, इसलिए इन्हें समजात गुणसूत्र कहा जाता है। और 23वां जोड़ा विषम होता है, इसलिए विषम जात गुणसूत्र कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जो 22 जोड़े होते हैं वो यानी महिला और पुरुष में समान होते हैं, और 23वां जो जोड़ा होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए उन्हें विषमजात कहा जाता है, और जो समान होते हैं उन्हें समजात कहा जाता है। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और साथ के साथ आपके रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद हैं? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 23। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी 23। मानव यानी शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 होते हैं। कितने होते हैं? 23 होते। मानव शुक्राणु कोशिका अगुणित होती है। किस तरह की होती है? अगुणित होती है। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। मानव के दैहिक कोशिकाओं में दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। इसलिए मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। आपको बता दें मानव शुक्राणु में अगुणित यानी क्या होती है? अगुणित कोशिका होती हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। दैहिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसलिए मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23
होती है। यानी एक तरह से 23 जोड़े के रूप में बात की जाती है कि यानी 23 का डबल हो जाएगा आपका 46। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिसारी, ऑप्शन बी प्रबल, ऑप्शन सी आनुवंशिक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वो आपका सही होगा ऑप्शन बी प्रबल। वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह क्या कहलाता है? प्रबल यानी कहलाता है। और आपको बता दें मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार एक संकरण के प्रयोग में एक संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में कहीं गुण प्रदर्शित होता है, वही गुण प्रदर्शित होता है। इस प्रक्रिया में जो गुण प्रकट होते हैं उसे ही प्रभावी गुण या कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही प्रभावी गुण या कारक कहते हैं। मेंडल के प्रभावित के कारण यानी प्रभावित के नियम के कारण यानी एक संकरण के संकरणों में प्रयोग जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में वही गुण प्रदर्शित होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही कहते हैं आपके है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गुण प्रकट यानी गुण प्रकट या कारक कहते हैं। जो उसे यानी प्रभावी गुण या कारक को क्या कहते हैं? तो गुण या कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ऑप्शन बी पेरेंट कोडोमिनेट हैं। ऑप्शन सी कैरेक्टर रिसेसिटिव है। ऑप्शन डी कैरेक्टर लिंक किए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए माता पिता शुद्ध प्रजनन है। यानी मेंडल के नियम कभी केवल तभी लागू होते हैं। और आपको बता दें कि जो मेंडल का जो नियम है वो सबसे पहले मटर के
शुद्ध लंबे, मटर के शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने, व शुद्ध बौने, व शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया तो, के मध्य संकरण कराया तो, मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वापरण कराया, यानी सभी क्या प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जहाँ तक है कि वो जल्द ही आपका होगा। बेशक अभी जैसे आपका यानी कोर्ट केस चल रहा है इस पर, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जल्द ही यानी ये एग्ज़ाम होगा। आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना करें, कोई भी यानी ये आलस ना करें, आप अपनी तैयारी मजबूती से करें, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी होने से ज़रूरी नहीं है कि आपका यानी सिलेक्शन हो जाए। यदि आपको कम ही पता है तो, यदि आपको अच्छे से पता होगा तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि जल्दी यानी एग्ज़ाम हो जाए तो सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट होता है वो ये होता है कि हमें हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, कि हमारी तैयारी इस लेवल की है कि हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको और थोड़ा टाइम मिल जाए, उससे और अच्छी यानी आपकी तैयारी हो जाए। इसलिए आप लगातार अपनी तैयारी करते रहें और मजबूती के साथ करते रहें, जिससे आपका बहुत ही अच्छा स्कोर बन सके। और लगातार आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस यानी इस तरह के प्रश्नों की जानकारी हो सके। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लगातार अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट है, अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अच्छे से और जानकारी देंगे। और आप लगातार जुड़े रहें, और वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगा हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।